स्वागत है आपका आपके अपने परिवार यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में एक कदम सफलता की ओर। तो जैसा कि हम कक्षा 11 की क्लास लेके आए हैं, सबको पता है कक्षा 11 की क्लास चलती है। तो इसमें हमने अपना चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हमारे चौथे चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो इस लास्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। और कौन से एग्जाम्पल? जो हमने अपने पिछले वाले वीडियो में 2-3 एग्जाम्पल बताए थे, शायद 4 एग्जाम्पल बताए थे, 4 या 5 ना। तो उसी से आगे 2 एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। ठीक है, उनको देखने के बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक बचेगा जिसका नाम है हाइड्रोजन आबंध, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो बात करते हैं एग्जाम्पल्स में। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे, उसी का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक, तो जिसमें हमने कल बात की थी लास्ट में लिथियम के लिए, यानी क्या, Li2 लिथियम मॉलिक्यूल के लिए बात की थी। तो बात करें तो इसके बीच में एक बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, और ये कौन सा डायमैग्नेटिक था, यानी प्रतिचुंबकीय। ठीक है, ठीक, तो बात करें तो ये पाया जाता है वाइपर फेज में। कौन सा फेज? वाइपर फेज में। ठीक है, वाइपर फेज में ये हमारे नेचर में पाया जाता है। इतनी बात इसको रह गया था, वाइपर फेज हमने नहीं बताया था, ध्यान लिख लीजिएगा कि ये वाइपर फेज में पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम चलते हैं आगे, अपना अगला मॉलिक्यूल लेते हैं और उसके बारे में, उसके व्यवहार के बारे में हम देखते हैं या डिटेक्ट करते हैं कौन कौन से व्यवहार वो दिखाता है। तो जिसमें अगला मॉलिक्यूल हमारा C2। ठीक है, C2। तो हम बात करेंगे C2 के लिए, C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करें। तो सबसे पहले एक C का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, C एटम का। तो देखिए C एटम अगर लिया जाता है तो C एटम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक, तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं किस तरीके से, 1s2 2s2 और होता है 2p2 और क्या 2p2। ठीक है, तो 6 हो गए, 2 2 4 और 2 6। तो इस तरीके से जब 2 कार्बन एटम होंगे तब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, C2 के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 इसके और 6 दूसरे वाले के। तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, है ना। तो अब बारी है कि इस मॉलिक्यूल यानी जो C2 मॉलिक्यूल है इसका कॉन्फ़िगरेशन हम करें। देखिए ये बनेगा हमारा C2 मॉलिक्यूल। देखिए C2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो पहले कौन सा, पहले सिग्मा 1s बॉन्डिंग। ठीक है, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ठीक है, देखिए पहले कितने ऑर्बिटल बनेंगे इसमें, 1 2 और p में 3 होते हैं, यानी 3 2 5 हो गए ना, 3 1 4 1 5, यानी 5 इसके 5 उसके 10, यानी कि टोटल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 10। ठीक है, लेकिन हमको 10 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लग रहा है, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो 12 ही हो रहे हैं ना। देखिए, ठीक है, और 10 अगर बने तो 10 का मतलब उसमें कुल 20 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए सिग्मा 1s बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब फिर बारी आएगी किसकी, सिग्मा 2s बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2। साथ में इलेक्ट्रॉनों को भी लिखते चलते हैं। इसके बाद बारी किसकी, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ गए 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी। अब बारी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 हो गए। अब बारी है पाई की, यानी p वाले ऑर्बिटल की। तो p वाले में हमने बताया था कि जब C2 हो, B2 हो या फिर N2 हो तो इनके लिए हमारा पहले पाई बनता है। क्या पाई बनता है ना, यानी पाई 2px बनता है, ये बनेगा। और उसके बाद पाई 2py बाद में बनेगा हमारा सिग्मा 2pz। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बनता है, पाई 2px, ये बॉन्डिंग है, इसकी एनर्जी बराबर होती है किसके, पाई 2py बॉन्डिंग के। इसकी एनर्जी इस तरीके से बराबर होती है कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, इस तरीके से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, यानी 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद का अगर हम लिख दें तो कौन सा आएगा हमारा, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, यही आएगा ना, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 0, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन इसके लिए नहीं बच रहा है। इसलिए उसको हम लिखें या ना लिखें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमारे
12 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। ठीक, अब इनको देखने के बाद हम बता सकते हैं पहला पॉइंट क्या, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या थी, स्टेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होगा तब मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो आप गिन सकते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 और ये 4, यानी 8 हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, यानी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4 और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल होगा स्टेबल। ठीक है, यानी कि C2 फर्स्ट पॉइंट क्या, C2 क्या हो गया, स्टेबल हो गया। देखिए C2 हो गया स्टेबल। ठीक है, अब बारी है बॉन्ड ऑर्डर की। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम। बॉन्ड ऑर्डर क्या फार्मूला है, NB माइनस Na के बटे में 2, यही फार्मूला है ना। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कितने, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग। तो 8 फिर माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, यानी कि टोटल नंबर में 4 हैं हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो लिखते हैं 4, घटाते हैं इसको तो कितना आएगा, 4 के बटे में 2 और कितना आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, यानी कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आया 2। ठीक है, और तीसरा पॉइंट देखिए क्या, बॉन्ड ऑर्डर 2 आने के बाद जो नेचर ऑफ बॉन्ड होगा, यानी जो बॉन्ड बनेगा, कैसा बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड ऑर्डर है तो जिसकी वजह से 2 बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो दोनों बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि जो लास्ट वाले 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो 2 बॉन्ड बना रहे हैं वो पाई वाले ऑर्बिटल में हैं। क्या, पाई वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, इसलिए पाई बॉन्ड बनेगा। जबकि सामान्यतः क्या होता है, यानी जनरली क्या होता है, जनरली होता है कि जब, और दोनों 2 पाई बनने के बाद दोनों पाई होंगे, जबकि सामान्यतः होता है कि जब डबल बॉन्ड बनता है तब उसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है और एक सिंगल मतलब एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक होता है पाई बॉन्ड। लेकिन C2 के केस में, यानी कार्बन वाले मॉलिक्यूल के केस में ये दोनों ही पाई बंद होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, दोनों ही पाई बंद होंगे। तो कहने का मतलब किस तरीके से बॉन्ड बनेगा, ये C और ये C, तो दोनों का बॉन्ड कैसा होगा, 2 बंद दोनों बनेंगे और दोनों ही होंगे पाई। ठीक है, ये हो गया। और चौथी बात तो इसकी साइज की रहेगी, यानी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब बारी है लास्ट पॉइंट मैग्नेटिक बिहेवियर की। तो मैग्नेटिक बिहेवियर यानी चुंबकीय व्यवहार कैसा होगा। देखिए क्या कोई इसमें से अनपेयर्ड ऑर्बिटल दिख रहा है, ऐसा कोई ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी पेयरिंग ना हो, नहीं ना, यानी सब के सब पेयरिंग मोड में है, यानी सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो C2 मॉलिक्यूल होता है ये होता है डायामैग्नेटिक ना। क्या, डायामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय अर्थात जब इसको हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तब की केस में ये उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी दूर फेंक दिया, रिपेल कर दिया जाता है, बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था C2 के लिए। और C2 के लिए बात करें तो ये भी वेपर फेज में ही पाया जाता है, यानी वाष्प रूप में ही पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि लिथियम पाया जा रहा था, यानी लिथियम मॉलिक्यूल पाया जाता है Li2, वैसे C2 भी वेपर फेज में पाया जाता है। ठीक है, फिर बात करें तो इसी तरीके से हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं N2 का। ठीक है, N2 को भी सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। N2 में बस क्या होगा, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन थे, N2 में हो जाएंगे कितने, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, क्योंकि 7 होता है 1 N का, तो 2 हो गया 7। हमने N2 का कराया भी है पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बता रहे थे तब। तो 14 होने के केस में क्या 12 थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, 14 हो जाएंगे, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, यहाँ पे 2 और जुड़ा था, यानी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, तो ये 10 और -4 यानी 6, तो आएगा 3, यानी N2 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। तो N और N के बीच कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 3 बंद। ठीक है, क्योंकि 3 बॉन्ड ऑर्डर आएगा तो 3 बंद का निर्माण होगा। बाकी जब कोई अनपेयर्ड नहीं होगा तो ये भी, यानी N2 भी डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक की संभावना नहीं है, यानी अन्य चुंबकीय की संभावना नहीं है जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना आए। N2 के केस में भी
प्रतिचुंबकीय या कहें तो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही रहेगी। ठीक है, इनके बाद हम देख लेते हैं O2 के लिए, जो कि हमारा अगला एग्जाम्पल है। तो O2 में देखते हैं कि O2 किस तरीके से होगा। तो अब बारी है O2 की, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। तो देखेंगे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करना होगा, यानी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा ना, वितरण। देखिए क्या, सबसे पहले उसके लिए हमको पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन इस O2 के पास हैं। तो जब एक O के लिए हम करते हैं, एक ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8। ठीक है, क्योंकि 7 होता है नाइट्रोजन, तो 8 ऑक्सीजन। तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो किस तरीके से 1s2 2s2 और 2p क्या करते हैं, 2 2 4 और 4 8 हो गए ना, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तब अब उनका कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। देखिए 16 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से, O2 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 2 1 2 और इसके 3, यानी 3 2 5। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या होगी 10। ठीक है, तो हम 10 होती है, लेकिन हम लिखते नहीं है। क्यों, क्योंकि हम उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते भाई, जितनी इलेक्ट्रॉन है उतना ही लिखें, क्योंकि उसके बाद हमको जरूरत नहीं है, तो क्या फायदा लिखने का। ठीक है, तो देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो जेड वाला 2pz सिग्मा 2pz होगा वो पहले आएगा, 2px पाई 2px 2py के पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब करते हैं सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s 2 इलेक्ट्रॉन। इतना हो गया। ठीक, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 ही और बचे हैं। अब देखिए, अब बारी आई किसकी, सिग्मा 2pz, यही ध्यान देने का था, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग था तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर किसकी बारी, पाई 2px के बराबर एनर्जी होती किसकी, पाई 2py की, और दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास। ठीक है, ये हुआ ना। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास, क्योंकि दोनों की एनर्जी है सेम। तो कितने इलेक्ट्रॉन अब होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 4 14। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बॉन्डिंग के बाद कौन सा एंटी बॉन्डिंग आता है, अब एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो कौन सा, पाई एंटी बॉन्डिंग आता है ना, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, इसकी एनर्जी बराबर होती है किसके, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py के। ठीक है, और इसके बाद आएगा हमारा, तब लिखेंगे जब इलेक्ट्रॉन बचे, तब तो आगे लिखें कौन सा, सिग्मा 2p एंटी, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। लेकिन अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या दोनों इसमें आएंगे, बताइए, क्या दोनों इसमें लिख सकते हैं या दोनों इसमें लिख सकते हैं, जबकि दोनों की एनर्जी है सेम। इसीलिए यहाँ पे दोनों में या किसी एक में दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपबाउ के नियम के अनुसार, या कहे तो हाँ आपबाउ के नियम के अनुसार हम बढ़ते हैं ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, लेकिन उसमें वो पॉली का अपवर्जन नियम क्या है, पॉली का अपवर्जन नियम है कि तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे जब तक कि उसके सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं। तो कहने का मतलब जब एनर्जी सेम है तो सबसे पहले दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरें, उसके बाद ही पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 ही इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक, अब अगर इलेक्ट्रॉन बचेगा तब इसमें पेयरिंग करेंगे। तो देखिए क्या इलेक्ट्रॉन बचा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 1 15 और 1 16, यानी कि जो 16 इलेक्ट्रॉन हमको भरने थे वो 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। ठीक, इसके बाद हमको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं है ना किसी की जरूरत। यानी ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए, O2 मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या मॉलिक्यूल स्टेबल है, चेक करते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए कितने हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यानी कि जो NB है
उसकी संख्या है 10 और Na कितने हैं, यानी देख लेते हैं एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 4 5 1 6, यानी Na कितनी है 6। तो भाई जाहिर सी बात है जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा एंटी बॉन्डिंग से, तब मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा हमारा स्टेबल। देखिए मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा ना। अब मॉलिक्यूल स्टेबल होने के बाद बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या पॉइंट हमको पता है, यानी क्या बात हमको पता है, कौन सा फार्मूला, देखिए बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमको पता है NB माइनस Na और बटे में 2, तो NB कितना है 10 माइनस 6 बटे में 2, यानी कि 4 और बटे में 2 बराबर करके 2, यानी कि जो बॉन्ड ऑर्डर आया O2 के लिए वो आया 2। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आने की वजह से जो O2 मॉलिक्यूल बनेगा उसके बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 ना, यानी कि 2 बॉन्ड बनेंगे O2 मॉलिक्यूल के लिए। तो ये है हमारा O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ये तो 2 बॉन्ड होंगे। उसके बाद बारी आएगी इसकी बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा नापा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद बात आएगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी इसका चुंबकीय व्यवहार कैसा होगा। तो चुंबकीय व्यवहार, चुंबक किसको खींचेगा या चुंबक किसको प्रतिकर्षित करेगा, यही बात है ना। तो देखिए वही याद करिए कि जब सभी पेयर्ड होंगे, यानी जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आणविक कक्षक बनेंगे सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा, तब की केस में मॉलिक्यूल होगा डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय, ठीक है। अन्यथा की केस में जब कोई भी अनपेयर्ड होगा तब मॉलिक्यूल हमारा अनुचुंबकीय होगा, मतलब पैरामैग्नेटिक, यानी चुंबक से आकर्षित हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या, यहाँ पे आपको देख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये कम है, ठीक है। इसी वजह से ये यानी O2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक ना। तो लिख सकते हैं हम क्या, O2 मॉलिक्यूल है पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक का मतलब अनुचुंबकीय, यानी इसको जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम ले जाते हैं तब की केस में ये चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है, ठीक है। और उसका कारण मेन यहाँ पे एक अनपेयर्ड और यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब ये भी पेयर्ड हो जाएगा, यानी जब कोई अगला मॉलिक्यूल आएगा ये भी पेयरिंग होगी यहाँ पे, तब वो मॉलिक्यूल हो जाएगा डायमैग्नेटिक, ठीक है। लेकिन अन्यथा अभी की केस में पैरामैग्नेटिक, जिसको हम बोलते हैं अनुचुंबकीय। ठीक, तो ये मॉलिक्यूल होगा अनुचुंबकीय, ठीक है। तो इस तरीके से हम F2 के लिए या Ne2 के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी पूरी, जो 2-3 वीडियो में बनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस पूरे चैप्टर का, वो हम टॉपिक देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से ही समझना होगा भाई, हाइड्रोजन का कोई रोल होगा, इसीलिए नाम है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो हाइड्रोजन का रोल क्या है उसको भी समझा देते हैं आपको पहले, उसके बाद ही हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेडिंग दिलाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मान लीजिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, और एक मान लीजिए इसी से कोई जुड़ा हुआ हम ले लेते हैं, मान लीजिए X, ठीक है। X से हम किसको दर्शाते हैं, हाइड्रोजन से। X किसको दर्शाता है, हाइड्रोजन फैमिली को ना। तो मान लीजिए हम इस तरीके से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो X है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या कह सकते हैं ऐसा तत्व, ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से तत्व रखते हैं, एग्जाम्पल में जो होता है हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। ऐसे जो तत्व होते हैं वो यानी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता उनकी ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन आबंध यही होता है कि जब एक आकर्षण, कहे तो हल्का सा आकर्षण बोल सकते हैं, हल्का सा आकर्षण या अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, और वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू या हाइड्रोजन एटम के थ्रू 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, तब उस बंध को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आबंध।
ठीक है, यानी हाइड्रोजन आबंधन या हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं, जब हाइड्रोजन के थ्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और वो होगा कैसे भाई, मोस्ट कहे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये, तो जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तब जो बॉन्ड होगा वो क्या थोड़ा सा इसकी तरफ नहीं जाएगा भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, तो जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड थोड़ा सा इसकी तरफ जाएगा। और थोड़ा सा इसकी तरफ जाने से हमने एक पॉइंट पढ़ा है ध्रुवता यानी पोलरिटी, ठीक है। तो पोलरिटी की वजह से इसकी तरफ माइनस, इस पे माइनस चार्ज और इस पे पार्शियल प्लस चार्ज आएगा पोलरिटी के कारण, यानी ध्रुवता के कारण ये कंडीशन बनेगी ना, ठीक है। और जब अगला कोई पोलर मॉलिक्यूल मान लीजिए आ जाए, मान लीजिए यही आ जाए यक्स, और फिर इसी से जुड़ा हो फिर से एच, ठीक है, इसी से जुड़ा हो फिर से एच, तब इस पे भी तो पार्शियल माइनस होगा भाई। जब वही पार्शियल माइनस होगा, पार्शियल प्लस इस पे होगा, तो यहाँ पे एक आकर्षण बल कार्य करता है। दोनों पोलर होने की वजह से यहाँ के एक आकर्षण बल कार्य करता है, और इसी को नाम दिया जाता है किसका, हाइड्रोजन बंध का, हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है। इसी आकर्षण बल को ही नाम दिया जाता है हाइड्रोजन बंध का, जो कि हाइड्रोजन के थ्रू लगता है, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लेते हैं हाइड्रोजन आबंध, देख लेते हैं कि क्या कारण है कि हाइड्रोजन बंध बनता है, जिसको मैंने समझा दिया कि यही कारण है हाइड्रोजन बंध बनता है। और फिर उसमें हम देखेंगे हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के पाए जाते हैं, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो हम देखेंगे हाइड्रोजन आबंध। तो हाइड्रोजन आबंध क्या होता है, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया कि हाइड्रोजन के थ्रू जो बॉन्ड बनेगा वही हाइड्रोजन आबंध कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डिफिनेशन, द अट्रैक्टिव फोर्स which binds hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom, यानी कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, FO यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो सकते हैं, ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन आबंध। तो हाइड्रोजन आबंध एक प्रकार से अट्रैक्टिव फोर्स है यानी आकर्षण बल है, जो कि एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे मॉलिक्यूल के विद्युत ऋणात्मक एटम से जोड़ता है, ठीक है। उसी बल को ही बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। यानी हाइड्रोजन आबंध एक प्रकार से आकर्षण बल है, जो कि एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम को जोड़े हुए रखता है दूसरे मॉलिक्यूल के विद्युत ऋणात्मक एटम से, यानी विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जोड़ के रखता है, वही हाइड्रोजन आबंध कहलाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मान लीजिए इसका एग्जाम्पल, जिसका कॉमन एग्जाम्पल चलता है वो HF होता है, क्या, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, जिसको इस तरीके से HF हाइड्रोजन फ्लोराइड इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक। और बात करें तो जो ये आकर्षण बल होता है, यानी जो हाइड्रोजन आबंध होता है, ये वीक होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, क्यों, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनती है ना, लेकिन ये तो सिर्फ एक प्रकार का अट्रैक्शन है, इसलिए ये वीक होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन आबंध वीक होता है, यानी कमजोर होता है, किसकी तुलना में, कोवेलेंट बॉन्ड की तुलना में। तो देखिए हाइड्रोजन आबंध किस तरीके से बनता है, ये एक एटम है, तो जब साथ साथ इसका काज भी समझते चलिए, ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है। तो क्या, एक एटम का H और दूसरे का F, देखिए इधर देखें, इधर फिर से H और F, ठीक है, ये बना, एक का H दूसरे के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होता है, ठीक है, ये तरीका। फिर इतने के बाद H और F के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, और यहां भी होगा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होगा ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड होने के बाद अब देखिए यही जो बीच में इनका अट्रैक्शन होगा, इसी तरीके से इधर भी होगा H और कोवेलेंट बॉन्ड F, ठीक है। तो यही जो अट्रैक्शन है, ये वाला, ये और ये, यही कहलाता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि ये क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉनों के संयोग से बना है, साझे से, या इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड, और ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन मोस्ट कहें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरीके से हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देंगे, ये जो
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये जो साझे का पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा ना भाई, उसकी प्रॉपर्टी है अपनी तरफ खींचेगा वो। तो अपनी तरफ खींचने की वजह से इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और जब इलेक्ट्रॉन उधर गया तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे फिर से पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे क्या पार्शियल नेगेटिव, और इस पे फिर से पार्शियल पॉजिटिव। यानी इस तरीके से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज दोनों पे आएंगे ना। और ये चार्ज आने की वजह से ही ये एक पोल का कार्य करेगा भाई, एक पॉजिटिव सिरा एक नेगेटिव सिरा, पोल बन गया। तो जब पॉजिटिव सिरा किसी दूसरे के नेगेटिव सिरे के पास जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है थोड़ा सा अट्रैक्शन यानी आकर्षण होगा, जिससे कि वो एक बल का अनुभव करेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यानी विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, वो यहाँ पे कार्य करेगा और वही कहलाएगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यही डिफिनेशन है इसकी कि एक मॉलिक्यूल का H हाइड्रोजन एटम होना चाहिए यानी हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, और दूसरे मॉलिक्यूल का विद्युत ऋणात्मक तत्व होना चाहिए यानी विद्युत ऋणात्मक एटम होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में जो विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल लगेगा वही कहलाएगा हमारा हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, और बात करें तो जो इसकी एक्सटेंट यानी कि जो क्षमता होती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है कि जो मॉलिक्यूल है या जो कंपाउंड है वो किस स्टेट में है। जो इसकी क्षमता होती है वो सॉलिड स्टेट में ज्यादा होती है, यानी ये सॉलिड स्टेट में ज्यादा मजबूती के साथ होता है, गैसेस स्टेट में कम मजबूती के साथ होता है, लिक्विड में उसके बीच में होता है। ठीक है, ये साथ साथ काज ये है कि मतलब इसका कारण भी है कि क्यों हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल इस तरीके से होते हैं कि उसमें एक का धन या कहे तो एक में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और एक हाइड्रोजन होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म उनके बीच में शेयर किए होते हैं वो नेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ उसको आकर्षित करता है, जिसकी वजह से उस पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, आंशिक ऋणात्मक आवेश आ जाता है, चार्ज आ जाता है, और इसके फलस्वरूप हाइड्रोजन वाले पे आंशिक रूप से धनात्मक आवेश आ जाता है, और तथा वो एक पोल का कार्य करते हैं या एक द्विध्रुव का कार्य करते हैं। ठीक है, जिससे कि किसी दूसरे द्विध्रुव के संपर्क में आने पे उनके बीच में हाइड्रोजन और नेगेटिव एलिमेंट के बीच में, एक के हाइड्रोजन और दूसरे के नेगेटिव एलिमेंट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल कार्य करता है, और वही बल कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन आबंध, और यही कारण होता है कि हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये और हाँ, हाइड्रोजन आबंध कोवेलेंट बॉन्ड की तुलना में हल्का होता है, और इसको दर्शाने का तरीका कि हाइड्रोजन आबंध को इस डॉट से द्वारा दर्शाया गया है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड को एक सीधी रेखा द्वारा। ठीक है, इसको सहसंयोजक बंध बोलते हैं या सहसंयोजक आबंध। ठीक, इतनी बात होने के बाद अब बारी है कि हाइड्रोजन बंध के प्रकार हम देखें यानी टाइप्स देखें। तो दो प्रकार के हाइड्रोजन आबंध होते हैं, एक अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध और एक अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध, जिसमें एक होता है कि खुद के अणुओं के साथ में लगता है यानी खुद का अणु हो उसके एटम्स के बीच में लगे, एक ही अणु में उसके एटम्स के बीच में लगता है, जिसको अंतराणुक आकर्षण बल बोलते हैं या अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं। और एक हाइड्रोजन आबंध होता है जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता हो, ठीक है, उसको अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं उसको एग्जाम्पल सहित। ठीक, आप इसको देख लीजिए एक बार फिर से। अब हम इसका टाइप देखते हैं और उसके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल इसके हैं। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आबंध यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार का होता है। जैसा मैंने पहले बताया, दो प्रकार का, एक होता है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आबंध और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आबंध। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर, एक इंटर है एक इंट्रा है। ठीक है, यानी एक अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध है और एक है हमारा अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा कि कौन सा है। जब इंटर बोलेगा इंटरमॉलिक्यूलर, इसका मतलब दो अणुओं के बीच, ठीक है, और जब इंट्रा बोलेगा तब मतलब एक ही अणु होगा, उसी में हाइड्रोजन आबंध लगेगा। ठीक है, यानी अंतराणुक मतलब अणुओं का अंतर है, अलग अलग अणु है, लेकिन अगर अंतराणुक तो अंतराणुक में एक ही अणु होगा। ठीक है, तो देखिए क्या, तो एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आबंध यानी अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध, ये क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। क्या, टू डिफरेंट यानी दो अलग अणुओं के बीच में, ठीक है, ऑफ द सेम आर डिफरेंट कंपाउंड। भाई कंपाउंड सेम भी हो सकता है और कंपाउंड अलग अलग भी हो सकता है। यानी
जो अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध बनता है वो दो अलग अलग अणुओं के बीच में बनता है, और वो दोनों अणु हो सकता है एक ही यौगिक के हों, है ना, या फिर अलग अलग यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल की बात करें तो अभी एग्जाम्पल था HF का, F इस तरीके से बना था ना, इसके लगेगा किससे H, फिर से F, H फिर से F, इस तरीके से था। ठीक है, इस पे क्या था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल निगेटिव, इस पे फिर से पार्शियल पॉजिटिव, इस पे फिर से पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल निगेटिव, इस तरीके से था। तो इसके एग्जांपल में आप HF को ले सकते हैं, इसके एग्जांपल में आप चाहें तो आप H2O को ले सकते हैं। क्या H2O, उसमें लेकिन कैसे बनेगा, देखिए O हुआ, एक तरफ आपने H को जोड़ा, ठीक है, देखिए एक तरफ आपने H को जोड़ा, अगली तरफ H को नीचे जोड़ दिया गया। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ना दिखे तो ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा, शायद, यानी देख लीजिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, इधर एक H, यहां से ऑक्सीजन जुड़ा, एक हाइड्रोजन नीचे। तो इस केस में ऑक्सीजन ने खींचा तो ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव आया, और इनके पार्शियल पॉजिटिव यहां भी और यहां भी आ गया पार्शियल पॉजिटिव। तो अगला जो हाइड्रोजन था वो जुड़ा पार्शियल पॉजिटिव के साथ, और यहाँ पे था ऑक्सीजन। इसी तरीके से नीचे फिर से हाइड्रोजन, और इस पे था पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से फिर से जुड़ा कौन सा, हाइड्रोजन, जिसपे था पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये जुड़ा था ऑक्सीजन से जिसपे पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, और इससे एक हाइड्रोजन और था जिसपे था पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, यानी इस तरीके से इधर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आबंध बनेगा। आप एग्जांपल में HF को ले सकते हैं, आप एग्जांपल में H2O को ले सकते हैं, आप इसी के एग्जांपल में लिक्विड अमोनिया ले सकते हैं, यानी कौन सा, NH3 को। ठीक है, इसी के एग्जांपल में ले सकते हैं, लेकिन लिक्विड रहेगा। ठीक, तो कहने का मतलब जो अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध होता है वो दो अलग अलग अणुओं के बीच में लगता है। वो सेम प्रकार के हो सकते हैं, यानी सेम यौगिक ही हो सकते हैं, या वो अलग अलग यौगिक भी हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात इसमें। अब बारी है सेकंड वाले की, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो मैंने पहले ही बताया जो अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध होगा वो एक ही मॉलिक्यूल होगा, उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही उसके एटम्स के बीच में लगेगा। ठीक है, कब, जब उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स होंगे उसमें नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, कोई विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट हो, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व हो, तब के केस में ही अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध लगेगा, यानी बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे, क्या है, इट इज फॉर्म्ड विद इन ए सिंगल मॉलिक्यूल, यानी जो इंटराणुक हाइड्रोजन आबंध होता है, अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध, वो एक सिंगल मॉलिक्यूल यानी एक अकेले मॉलिक्यूल के अंदर बनता है, जिसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल होता है ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको बोलते हैं आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, क्या, आर्थो नाइट्रोफिनॉल ये होता है इसका एग्जांपल, जिसमें आप देख सकते हैं ये बेंजीन रिंग है, आर्थो पोजीशन पे है नाइट्रो, क्या आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, और फिनॉल है भाई OH है तो फिनॉल है, बाकी ये। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है ना। तो इनके बीच में घुमा फिरा के इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देखिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ने इससे लिया तो इस पे कह सकते हैं पार्शियल निगेटिव आया, इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिसकी वजह से इस पे भी पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तुलना करें, आपको तो ये लग रहा होगा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व हैं, लेकिन बात यह है कि दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व होने के बाद भी किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी? भाई ये तो पता नहीं, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उस पे इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे ना। यानी यहाँ पे बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है किससे? नाइट्रोजन से। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन उस पेयर्ड युग्म को, यानी जो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है उसको अपनी तरफ खींचेगा। थोड़ा सा भाई हो सकता है थोड़ा सा खींचे ना, तो खींचने की वजह से इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा और इस पे फिर से कह सकते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर पार्शियल निगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे एक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करेगा किसके बीच, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, ये है ना। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा किसके थ्रू, जो कि H के थ्रू हो रहा है, इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, देखिए एक ही मॉलिक्यूल है जिसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस चार्ज आया, यहाँ से निगेटिव एलिमेंट होने की वजह से, यानी ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व होने की वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसका भी आर्थोसैलिसिलडिहाइड का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे बेस्ट जो एग्जाम्पल चलता है वो आर्थोनाइट्रोफिनॉल का एग्जाम्पल इसमें चलता है। ठीक है, और एक बात करें तो जो हाइड्रोजन होता है वो एक तरीके से ब्रिज का कार्य कर रहा है ना, एक तरीके से ब्रिज का कार्य कर रहा है, जिसमें एक तरफ वो कोवेलेंट बॉन्ड से एक एटम से जुड़ा है और दूसरे एटम से एक पार्शियल बॉन्ड कह सकते हैं ना, दूसरे एटम से एक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ है, यानी आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक ब्रिज का कार्य करता है, एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है एक से, और एक से हल्का सा आकर्षण है। ठीक है, तो आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बंध जब बनता है तो उसमें हाइड्रोजन एक ब्रिज या पुल का कार्य करता है दो एटम्स के बीच में। ठीक है, तो ये पूरा था हाइड्रोजन आबंध कि हाइड्रोजन आबंध क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध क्यों बनता है, हाइड्रोजन आबंध काज भी मैंने बता दिया। ठीक है, क्योंकि डाइपोल बनने की वजह से वो विपरीत डाइपोल क्या है, तो डाइपोल के अलग अलग ध्रुव साथ आते हैं तब उनमें अट्रैक्शन होता है, उसी के कारण हाइड्रोजन आबंध बनता है ना। और फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन आबंध कितने प्रकार के होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आबंध और एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी अंतराणुक आकर्षण बल, और एक अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, और जिसमें हमने इसके एग्जाम्पल भी देखे और इसके भी एग्जाम्पल देखे। इसके एग्जाम्पल में हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड लिया, वाटर मॉलिक्यूल लिया, हमने लिक्विड अमोनिया लिया, और मतलब अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध में हमने आर्थोनाइट्रोफिनॉल का एग्जाम्पल लिया ये, और इसमें एग्जाम्पल आप आर्थोसैलिसिलडिहाइड का भी ले सकते हैं। ठीक है, बात करें इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर जो कि था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि रासायनिक आबंधन, केमिकल बॉन्डिंग एंड रासायनिक आबंधन था आणविक संरचना, ये चैप्टर हमारा होता है समाप्त। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये चैप्टर हमारा होता है समाप्त, और हमने इसमें बहुत सी चीजें पढ़ी हैं, यानी बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हमने इसमें पढ़ा। ठीक है, जिसमें हमने इलेक्ट्रोवैलेंसी देखा, कोवेलेंट बॉन्डिंग देखी, एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन देखा, हमने बॉन्ड पैरामीटर इसमें पढ़ा, जिसमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक है, इन चीजों के बारे में पढ़ा। हमने रिजोनेंस देखा कि रिजोनेंस क्या होता है, एक बार बॉन्ड बनता है, एक बार बॉन्ड बिगड़ जाता है, अगली बार बॉन्ड कहीं और, जिसका बेस्ट एग्जांपल बेंजीन है रिजोनेंस का। ये जो तीनों बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये कभी यहाँ पे आता है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, ये हर समय एक पल दूसरे तरीके से रहेगा, अगले पल दूसरे तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमने इसमें वेस्पर थ्योरी पढ़ा, यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक, इसमें हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में देखा क्या होती है। हमने इसमें हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण देखा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है केमिस्ट्री का। ठीक है, जिसमें हमने sp, sp2, sp3 इसको देखा, फिर हमने sp3, d2, sp3d, d2, sp3, इन सब कई प्रकार के संकरण के बारे में हमने देखा है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने के बाद हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखी थी, उसके सभी पहलू यानी जितने भी पॉइंट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में थे उन सभी को हमने देखा, और लास्ट में यानी अंततः हम हाइड्रोजन आबंध पर आ गए, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड पर आ गए कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो इन सभी को जानने के बाद हमने हाइड्रोजन आबंध भी पढ़ लिया और इसके एग्जाम्पल भी देख लिए। तो अब ये चौथा चैप्टर हमारा होता है समाप्त। अब हम अपने अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे जो हमारा 5वां चैप्टर होगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत हलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।